कैसे बाबू? बढ़िया। मस्ती में हो ना? तो मस्ती तो खत्म हो गया लॉकडाउन के कारण। अब एग्जाम का डेट निकल गया है ना, तो एग्जाम का डेट निकल गया तो टेंशन में आ गए होंगे, प्रेशर में आ गए होंगे, तो थोड़ा भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है कि एग्जाम का डेट आ गया तो थोड़ा सा नजदीक भी डेट है ना। बहुत ज्यादा नजदीक नहीं है क्योंकि अभी आपके पास है टाइम। मेडिकल के वाले के पास तो करीबन आपका 2 महीना है और आज से, और इंजीनियरिंग वाले के पास करीबन 1.5 महीने का टाइम उनके पास बचता है ना। तो दिस इज मोर सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, है ना। आप अपने प्रिपरेशन पे बस आज से जुट जाइए, है ना। और आपको मेडिकल इंजीनियर बन के दिखाना है इस बार, है ना। क्योंकि इस बार थोड़ा सा दिक्कतें हुई थी, है ना। प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन थोड़ा सा में दिक्कत हो गई कि लॉकडाउन के कारण, है ना। तो उतना ज्यादा हैम्पर नहीं होना है ना। हम लोग हैं आप लोग के साथ में, तो बस थोड़ा सा क्या है कि आप स्टडी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कभी भी बेझिझक आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आपके कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर के जो टीचर है आपको आपके, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, है ना। वो अभी सब लोग, सारे टीचर घर बैठे हुए हैं, वो लोग मदद करेंगे आपको, है ना। हमसे जितना मदद होगा वो हम करेंगे भी और कर भी रहे हैं, है ना। आप लोग बोलेंगे सर कैलोरीमेट्री खत्म कर दीजिए, कैलोरीमेट्री खत्म करने के बाद रोटेशन भी, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आपको इसके बाद हम बाबू आपको रोटेशन स्टार्ट करवा देंगे, है ना। कैलोरीमेट्री आज और कल में खत्म हो जाएगा, 2 दिन मैक्सिमम, एक दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन ज्यादा सूट नहीं करते हैं। तो आपको आज और कल में कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट आपको रोटेशन, है ना। बाकी उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो बेझिझक बाबू, है ना। आप ये मास्टर जो है ना साहब, आपका अपना मास्टर है ना। तो जब भी आपको दिक्कत है ना, अब ऐसा नहीं कर सकते मुझे बोल रहे मैसेज कर रहे साहब मास्टर जरा नींद से उठो और बताओ, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना। वैसे तो हम जगह रहते हैं 2 बजे तक, करीबन अप्रॉक्स 2 बजे एवरेज हम जगह रहते हैं। तो 12 बजे 1 बजे तक आप मैसेज आपको कर सकते हो, है ना, कि साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में है और ये बना रहे हैं मेरे, ये नहीं बन रहा है ना। तो आप उस टाइम आपको स्क्रीनशॉट या व्हाट्सअप कर दो, है ना, जैसे भी, या इसी पे आप कमेंट करके डाल दो कि साहब ये पोर्शन को नहीं समझ में आया, इस पोर्शन को थोड़ा सा डील कर दीजिए, है ना। तो बाबू बेझिझक हम आपको क्या करेंगे, वो सारी चीजें हम बता देंगे आपको। जस्ट एक घंटा दिया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं है, यही तो मेन है। जब एग्जाम का डेट आता है ना बाबू, तब अपने आप पे माइंड पे प्रेशर रहता है कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, एक दिन इतना चैप्टर कवर करना है, या कैसे स्टडी करना है ना। कैसे स्टडी करना है इसके बारे में हम आपको थोड़ा भी बताएंगे, है ना। एक वीडियो आपको देंगे, है ना, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट एंड जेईई मेंस, है ना। तो इसके लिए क्या है कि लेकिन अभी अपने आप में लग जाना है। कम से कम बाबू आज के डेट में आपको स्टडी 14 से 18 घंटे तक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर फिजिक्स में आप देख लो तो करीबन 32 से 34 चैप्टर्स होते हैं हमारे। तो एक एक दिन भी अगर दीजिएगा एक चैप्टर को, उस पर न्यूमेरिकल भी दीजिएगा, है ना, तो आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है कि अपने आप को कॉन्शियस कीजिए, है ना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए, है ना। क्योंकि साहब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि अभी 2 महीने के बाद अगर एग्जाम होगा, है ना, तो समय है। और थोड़ी बहुत अगर गलतियां पहले हो चुकी हैं तो अब वो गलतियां आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, है कि नहीं। तो डरना नहीं है, डर के आगे क्या है, जीत है। कौन थम्स अप बोलता है कोई बोलता होगा, है ना, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पड़ता है, लेकिन वो सही चीज है। डर के आगे जीत है। अभी डरो थोड़ा सा कि एग्जाम है, उसके लिए डर के क्या करना है, वो डर दिल में रखना है। कि वो डर नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा साहब। दिल में डर रखना है कि अब एग्जाम आ गया है, अब मुझे मेहनत करना है, इस बार निकाल लेना है, ये माइंड में होना चाहिए, इस बार निकाल लेना है। बहुत बार कहते हैं लोग सर इस बार तैयारी नहीं हुआ, अगले बार करेंगे, है ना। तो ये सब काम नहीं करना है ना। तो इसके लिए हम एक वीडियो हम आपको और भी देंगे, है ना। ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग आते हैं अपने अपने मेन टॉपिक पे, जो आपका बचा रह गया है, दैट इज द कैलोरीमेट्री। तो बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री। हेडिंग डालोगे कैलोरीमेट्री, क्या डालोगे बोलना, कैलोरीमेट्री। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हो आज, कैलोरीमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको मास्टर कैलोरीमेट्री क्या है, कहते साहब कैलोरीमेट्री क्या है वो तो बाद में बात जानेंगे, है ना। लेकिन कैलोरीमेट्री से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे रोटेशन से
रोलिंग में अगर क्वेश्चन आपको दे देता है तो आपका मुंह सूख जाता है ना। लेकिन कैलरीमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इसे क्वेश्चन आ गया है ना तो साहब बेझिझक 100% आपका क्वेश्चन क्या है वहां पे बनेगा और आपके चेहरे पे क्या लगेगी, मुस्कान आएगी। कौन क्या आएगी और मुस्कान, है ना। टेंशन नहीं लेना है, मुस्कान मतलब ये स्माइल आएगी, है ना। चलो देखो कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री में बेसिकली हम क्या करेंगे, हीट के बारे में बात करते हैं। तो हीट के बारे में बात करते हैं, ये हीट है क्या है। इनिशियली जब हम लोग थे ना साहब, हम लोग तो नहीं मतलब पहले तो हीट को अलग ही तरीके से डिफाइन किया गया था। हीट क्या है, तो देखो हीट क्या है, हेडिंग डालेंगे बाबू हीट, हेडिंग क्या डालेंगे हीट। हीट है क्या, तो कह रहे हैं सिंपल फॉर्म में हम लोग बचपन में थे उसी टाइम से हम लोग पढ़ाया गया है कि साहब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो एनर्जी जो होगी वो क्या करती है, ट्रांसफर होती है, मतलब वाटर से कूलर की, मतलब ये हॉट प्लेस है और एक ठंडा प्लेस है तो एनर्जी हमारी क्या होगी साहब, फ्लो करेगी कहां से, हॉट से कूलर सब्सटेंस की ओर। कोई दिक्कत, तो इसे बोलते हैं हीट। लिख लेंगे द फ्लो ऑफ एनर्जी, द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, the flow of energy due to temperature difference is called calorimetry, is called calorimetry, sorry is called heat, is called heat। ठीक है। अब अगर साहब आपने बताया कि हीट क्या है, एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है, वो सही बताया था। तो कहते हैं कि एनर्जी तो है लेकिन इसका एक हीट का एक अलग ही यूनिट है, आपको पता होगा। बोलो यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का यूनिट डिफाइन किया गया है जूल, अभी नहीं। हीट का यूनिट डिफाइन किया है कैलोरी। हीट का यूनिट क्या डिफाइन किया गया है, कैलोरी। इसका यूनिट होता है कैलोरी। ठीक है, इसको शॉर्टकट से दिखाते हैं CAL से। कैसे दिखाते हो, कैलोरी CAL से। अब कहते हैं साहब ये कैलोरी क्या है, कैलोरी कैसे डिफाइन किया गया है कि 1 कैलोरी क्या है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे 1 कैलोरी। तो लिखो 1 कैलोरी क्या है, तो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज, लिख लेंगे पहले फिर आपको समझाते हैं कि 1 कैलोरी क्या है। लिखो पहले कि 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज amount of heat energy, amount of heat energy required, amount of heat energy required to increase the temperature, to increase the temperature of 1 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यूनिट मास है ना। 1 ग्राम ऑफ वाटर it is equal to the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, मतलब भाई 1 डिग्री ऐसे आप बोल सकते हो, है ना। कि अगर 1 ग्राम वाटर के, ध्यान समझिएगा 1 कैलोरी क्या है, कहते हैं कि 1 ग्राम वाटर ले लिया था, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने में, मतलब ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज 1 डिग्री, 14.5 या 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं। मतलब 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जैसे यहां देखो, मान लो कि ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर में 1 ग्राम हमने क्या ले लिया था, वाटर ले लिया। क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और इसको हम क्या करने लगे, हीट करना चालू कर दिए। तो हीट करेंगे तो मान लो कि इनिशियली इसकी टेम्परेचर क्या थी बाबू, 14.5 डिग्री सेल्सियस, और जब हीट करेंगे तो इसको क्या मिलेगा, इस सब्सटेंस को एनर्जी मिलेगी। बेसिकली क्या है कि जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाता है साहब,
एनर्जी मिल जाती है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स को जैसे एनर्जी मिलेगी तो उनकी टेम्परेचर क्या करेगी साहब, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाएगी। तो साहब हीट देने से इसकी फाइनल फ्लो टेम्परेचर हो गई, अब हो गई 15.5 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इतनी हो गई तो इतना होने में हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया है, ये जो एनर्जी कहलाएगी उसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज 1 कैलोरी। नहीं आया, नहीं आया, पक्का आ गया। देखें तो 1 कैलोरी हमको पता चल गया कि हीट का यूनिट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है और उसका यूनिट क्या डिफाइन किया गया है साहब, अभी कैलोरी डिफाइन किया गया है। और 1 कैलोरी कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साहब, 1 कैलोरी बोलते हैं साहब। बोलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करते जाएंगे, है ना। इसके बाद आपको आएगा 1 कैलोरी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हेडिंग डालेंगे बाबू, हेडिंग डालो, क्या डालोगे, बोलो आ रहा है क्या? बहुत इजी है साहब, कैलोरीमेट्री कोई टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आ गया था तो चेहरे में ऐसे स्माइल आ जाएगी, ओहो क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, 4 नंबर साहब अपने बन गए, है कि नहीं। तो कैलोरीमेट्री बहुत ही आसान टॉपिक है और क्वेश्चन आते भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आसान है, बहुत आसान, एकदम बहुत मान के नहीं चल रहा है साहब, आसान है ही, है ना। देखो इसके बाद हम इसमें क्या डिफाइन करते हैं साहब, आ जाओ, क्या बोलते हैं, क्या बोले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली हम सी से भी डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, और जनरली एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर ले, रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा। ओके ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग कैसे डिफाइन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिनोट करते हैं साहब, सी से। बहुत सारे बुक्स में किससे डिफाइन किए गए होंगे, एस से भी दिखाया गया होगा, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं, हम लोग सी से भी डिफाइन करें, कभी कभी लिखने की ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है, ये कहता है क्या, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is equal to the specific heat capacity, it is equals to the amount of heat required to increase the temperature of a increase the 1 gram increase the temperature of 1 gram of substance by 1 day। मतलब स्पेसिफिक हीट क्या है, पहले लिख लो बाबू, है ना, पहले लिख लो, फिर बताते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। It is equal to the specific heat capacity, it is equals to the amount of heat energy, it is equals to the amount of heat energy required, amount of heat energy required to increase the temperature of 1 gram of a substance, 1 gram of a substance by 1 degree, by 1 degree। देखो यहां देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है, कहता है क्या, कोई भी 1 ग्राम का सब्सटेंस ले लो, मतलब यूनिट मास से एक सब्सटेंस ले लो, ठीक है। अब इसकी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी हमें रिक्वायर्ड करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं समझ में आया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एकदम यूनिटरी मेथड ऐसे चलेगा सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 ग्राम की कोई भी सब्सटेंस, उसमें क्या कैलोरीमेट्री में हम लोग डिफाइन किया गया था, उसमें एक रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस सब्सटेंस दिया गया था, दैट इज द वाटर। वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारी क्या 1 कैलोरी डिफाइन होगी। लेकिन साहब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कि कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वाटर ही क्यों ना हो,
किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जितना आप हीट दोगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा समझते हैं, एक सब्सटेंस है, ठीक है, और इसकी टेम्परेचर को डेल्टा टी से चेंज करने के लिए एम मास क्या है सब्सटेंस, और इसके टेम्परेचर को डेल्टा टी से चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ रही है वो मान लो डेल्टा क्यू। मतलब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर दे रहे हो तो एम मास का जो सब्सटेंस है उसकी टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या कर रही है, चेंज कर जा रही है। तो हमें डिफाइन क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहलाता है। तो यूनिट से देखो, तो एक यूनिट मास का टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी बाबू, डेल्टा क्यू बाई एम। कोई दिक्कत नहीं साहब। इसीलिए इसी प्रकार यूनिट मास के सब्सटेंस को 1 डिग्री, डेल्टा मतलब यूनिट डिग्री से चेंज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, वो क्या होगी, एम बाई डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। तो यही तो कह रहा है कि यूनिट मास के सब्सटेंस को यूनिट डिग्री से चेंज करने के लिए, मतलब 1 डिग्री से चेंज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट आया इतनी अमाउंट ऑफ हीट होगी, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे साहब, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। उसी क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। तो यहां से भी आपको मिल जाएगा स्पेसिफिक हीट बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, या डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी डेल्टा टी। यही हमारा क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया साहब। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और डेल्टा क्यू क्या होगा, मतलब एम मास के सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करने के लिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, एम सी डेल्टा टी, वेयर सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो कहता है क्या कि जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, हर एक सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी बाबू, सब डिफर होती है, अलग अलग होती है। तो कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमें याद रखना है कुछ सब्सटेंस का। जैसे आपको बता दूं कि साहब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना होता है साहब, कि याद है, बोलो सही बोलोगे, कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये होगा आपको 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एक और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। तो स्टीम का होता है करीबन आप मान लो 0.46 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसलिए इन दोनों में आप क्या ले लो, अप्रोक्सीमेटली ले लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ steam, and that will be equals to 1/2 calorie per gram per degree Celsius। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं यहां ध्यान से समझिए कि ये जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू बराबर लिखेंगे एमसी डेल्टा टी। ये कब लिख पाएंगे, जब सी हमारी क्या हो, कांस्टेंट है। जब सी क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर सी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे सी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है ना। अगर सी कांस्टेंट है तो साहब कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इतना केजी का मास है, और इसके टेम्परेचर को इसके टेम्परेचर को इतना से इतना डिग्री ले जाने में कितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पड़ेगी, वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन फटाक से बता भी देते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन। देखो बाबू,
बस सरवाना है इस क्वेश्चन को देख के, मिटा दो। देखो देखिए ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा सर, ठीक है। हाँ, कहते हैं क्या कि मान लो कि कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लो कि 2 kg का एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस है, इसका इनिशियल टेम्परेचर है वो मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मान लो कि 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब कहते हैं क्या कि इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यही क्वेश्चन पूछता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में 2 kg का मास है, ले जाने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या हुई है, दी गिवन है 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है साहब। देखो कैसे आएगा, तो आपको तो सिंपल फॉर्मूला, देखो यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्ट लगा दोगे, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज द डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, क्या लगता है, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी, ओके। अब तो सोच एम कितना है 2 kg, सी कितना है तो 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तुम ध्यान से सोचो कि साहब ये 2 किस में है, केजी में है, और यहां पे यूनिट किस में है, ग्राम में, तो साहब इन सब का सेम यूनिट में होना भी जरूरी है, इसलिए इस 2 केजी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। तो साहब ये ऐसे अगर करोगे और यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी 60 माइनस 20, तो साहब ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है साहब, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 2000 गुने 2, अब बाकी यूनिट लिखिए, अब गुने 60 माइनस 20, साहब जो भी करो अपना जो भी आएगा इतना कैलोरी आंसर आएगा। अब ये खत्म हो गया साहब, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो। एग्जाम आ गया आप लोगों का, है ना, कुछ लोग तो खाना पीना छोड़ दिए होंगे, आखिर ये एग्जाम ही क्यों होता है। मास्टर सबके लिए एग्जाम होना चाहिए, मास्टर पढ़ा रहे हैं, मास्टर साहब हम लोग की जगह पे एग्जाम देके आए, कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं, बोलो सब यही चाहता होगा, जाओ मास्टर सर तुम ही जाओ, जो है एग्जाम देके आ जाओ, हम लोग मतलब, है ना, कितना अच्छा रहता है। तुम लोग सोते, हम लोग मेहनत करते, जैसा भी कर रहे हैं, तुम लोग सो रहे हो और हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि बच्चा हमारा बुतरू पढ़ ले कम से कम, लेकिन पढ़ लो तुम लोग, नाम नहीं ना हंसाओगे, पक्का। हाँ जैसे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड एम सी डेल्टा टी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर सी स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो जाए तो कह रहे क्या, इफ सी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर सी किसका फंक्शन में हो जाए, टेम्परेचर का फंक्शन में हो जाए, तो साहब कैसे करें, तो ध्यान से देखें, तो डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा एम इंटीग्रल सी डेल्टा टी, तो सर छोटा सा डी क्यू ले लो, तो डी क्यू बराबर एम सी इंटू डी टी, काम खत्म, ये T1 से लेके इनिशियल से लेके फाइनल तक कर लो, इसको भी इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर एम इंटीग्रल सी डी टी, T1 से T2। अब ऐसे ये 2
वो इंटीग्रेशन आते आते आपको आ जाती है ना, ये साइन देखते आपको आ गई, पक्का नहीं साहब। इंटीग्रेशन तो हमारा फिजिक्स एक बेसिक पार्ट है जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन आना चाहिए है ना। तो थोड़ा बहुत क्या करना है, कभी एग्जाम का टाइम में तो इंटीग्रेशन के जितने सारे फॉर्मूले है, बस फॉर्मूला आपको करना था, एक बार रिवाइज कर लेना है। और जो साइन का जो कोसाइन रेशियो वगैरह ये सब होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उन सबको बेसिकली आपको क्या करना है, वो याद करना है, बहुत काम देगा आपको। अब इस ऐसा सी वेरिएबल होने के नहीं बनेगा, एकदम गलत। क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनने का रीजन क्या है? देख, जैसे मान लो कि क्वेश्चन अपन देते हैं कि साहब मान लो कि 2 kg का एक ब्लॉक है ना, इसकी जो स्पेसिफिक हीट दी हुई है टेम्परेचर के फंक्शन में है, मान लो कि 0.1 T प्लस 0.2 T स्क्वायर इतना कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है साहब, ऐसे दिया होता। और इसके टेम्परेचर को आपको T कहां से कहां तक ले जाना है, मान लो कि ये 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक आपको ले जाना है ना। पता लगेगा 10 ही कर लो, थोड़ा बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, यही आपका क्या है क्वेश्चन। अब देख स्पेसिफिक ये T क्या है, T यहाँ पे स्मॉल टी है, वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब। अब कहेंगे कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी के सब्सटेंस के टेम्परेचर को 2 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। देख बहुत मस्त दबाना, मस्त। देख कैसे बनेगा, कुछ नहीं साहब, ये फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा क्यू बराबर mc dt, डेल्टा क्यू बराबर mc dt का इंटीग्रेशन कहां से t1 से t2 तक। वाह वाह, आओ देखो m की वैल्यू बोल पाओ कितना, तो 2 है, यहाँ पे ग्राम है तो 2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इंटीग्रल में इंटीग्रल बैठा दिए साहब, c की वैल्यू जो है वो लिख डालो, 0.1 t प्लस 0.2 t स्क्वायर इंटू dt, कहां से कहां तक, 5 डिग्री से 10 डिग्री तक, बस इतना ही रहने दो। ये जो भी आएगा वो आपका किस में आ जाएगा बाबू, कैलोरी में। तो 2000 सॉरी इंटू, अब इसका क्या है साहब, बेसिकली इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए बाबू। ध्यान रखिए, ये हम यहाँ पे एक टेम्परेचर का एक फंक्शन लिए हुए हैं, और ये फंक्शन साहब एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फंक्शन, इसलिए मैं आपको बोला कि इंटीग्रेशन के जितने सारे फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि वो याद रहेगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाइएगा, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोचो अगर इतना सारा कर लिया और इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका फॉर्मूला नहीं आता है, इस आप टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फिर हम लोग क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो जाके रिवाइज कर लेना है। बाकी कैसा भी इंटीग्रेशन ही आएगा साहब, कोई भी एक फंक्शन ही आएगा और उस फंक्शन के इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, वो यहाँ नहीं पूरे फिजिक्स में काम आएगा बाबू। हाँ, लेकिन फिलहाल मेडिकल के साथ इतना देने का बहुत हो गया, हाँ तो ठीक है अभी तक। आओ जेई में क्या करें, इसी क्वेश्चन को साथ थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, जब फंक्शन चेंज कर देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट फंक्शन दे देगा, साइन का फंक्शन, इनवर्स का फंक्शन दे देगा, कुछ भी ऐसा टाइप दे देगा, तो आपको करना होगा, है ना। तो डॉट टेक टेंशन, है ना, क्योंकि मास्टर आपके साथ है। देखिए ये आ जाएगा 0.1 मतलब 1/10 और t dt का इंटीग्रेशन बोल कितना होगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 0.2 मतलब 2/10 कर लें, इंटू टी क्यूब बाई 3, शाबाश, और ये क्लोज ब्रैकेट कर लेते हैं। तो टेम्परेचर का 5 से यहाँ पे 10 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 5 से 10 कर लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत। ये आपका आ जाएगा 2000 इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस 50 25/10
20। आई होप सो दिस इज बाकी कैलकुलेशन ही आओ देख लेना कहीं गलत ना हो। तो ये हो जाएगा 1 2 3 बाई 3 3 9 3 27। सॉरी जरूर कर दिएगा ना, ठीक है। ये तो बाई 2 20 हो गया, ये 30 हो जाएगा। ओके 10 माइनस 50 25 बचे 125 है ना, एकदम से ठीक है। अब जो भी आएगा साहब वो किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, सॉल्यूशन करना है। अब ये नहीं करूंगा मास्टर पूरा करके दिखाओ, बेइज्जती होगी हमारी, ठीक है। बेइज्जती करा चाहते है ना, बोलो कितने अच्छे हो, तो कितने अच्छे हो, है नहीं। आओ ये था हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको कराते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन तो हो ही रहा है ना। एक अच्छा क्वेश्चन आपको देते हैं, मिटा दो, देखो आइए मेहमान भाइयों बहनों, मोदी जी आइए देखिए, कह रहे हैं तो बढ़िया क्वेश्चन हम कराते हैं, है ना। नहीं बने तो मेरा नाम लेना, बन जाए तो ऊपर वाले का, ठीक है। और देखो कह रहे क्या कि एक एल्युमिनियम सब्सटेंस है, एक क्या है बाबू, एक एल्युमिनियम सब्सटेंस है। इसकी स्पेसिफिक हीट देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कितना है साहब, स्पेसिफिक हीट 0.91 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। और कह रहा है कि एक ड्रिल मशीन है ना, कि एक और ड्रिल मशीन, इसका पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। और इस एल्युमिनियम सब्सटेंस जो है, इसका जो मास दिया हुआ है मान लो 8 केजी का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 केजी दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ये ड्रिल मशीन ऑपरेट फॉर 2.5 मिनट। ये ड्रिल मशीन क्या करता है साहब, 2.5 मिनट तक ऑपरेट करता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जब इस ड्रिल मशीन से इस एल्युमिनियम सब्सटेंस को जब अपन ड्रिल कर रहे हैं, तो इस ड्रिल मशीन से एल्युमिनियम सब्सटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं साहब, जब ड्रिल कर रहे हैं, तो जितना पावर ये डेवलप कर रहा है, कितने पीरियड में, 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट 2.5 मिनट, तो 2.5 मिनट में जितना पावर ये डेवलप, पावर इसकी पता है कि 100 किलोवाट इसलिए पावर डिलीवर करेगा, तो जितना पावर डेवलप कर रहा है उसका 50% क्या चल जा रहा है, लॉस में चल रहा है। 50% किस में चल जा रहा है, लॉस में चल जा रहा है। तो जब 50% लॉस में चल जा रहा है, लॉस कैसे जा रहा है, तो लॉस करें क्या साहब, जैसे मान लीजिए हम ड्रिल करें तो कभी कभी देखो कि मशीन गर्म हो जाता है ना, तो बेसिकली इसी के पावर से होता है, तो इसी का पावर जो होगा उसी में से कुछ एनर्जी को, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड क्या होगी साहब, वो ड्रिल मशीन भी लेते जा रहा है। तो कह रहा है 50% ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है साहब, लूज हो जा रहा है, ठीक है। और मात्र 50% से ही क्या कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि इस एल्युमिनियम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा, इस एल्युमिनियम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा, यही आपको बताना है 2.5 मिनट। तो कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड
the change in temperature of aluminum substance find the change in temperature of the aluminum substance if 50% of power is lost by the drill machine. अगर 50% पावर क्या कर रही है साहब ड्रिल मशीन के द्वारा लॉस हो जा रही है। आई सब लोग बनाए देखे बनते हैं नहीं बनते साहब, जल्दी करें। आज तो बॉटल भी नहीं है, पानी की प्यास लग रहा, जल्दी करो। देखो पुलिस बनेगा क्या? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन बनेगा तब जब समझ में आया। इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था फिजिक्स इज बेसिकली अबाउट फील्ड। इफ यू हैव द फील्ड देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किसी भी टाइप को आप आसानी से कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बस एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जैसे तो बहुत सारे टीचर्स से आप अगर आप पूछोगे ना, कहोगे सर रेशनी हेलिडिक क्या बोलते हैं इरोडो, सॉरी इरोडो का बुक हम लोग प्रीफर करें सर, उसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे है वो बनाए। तो टीचर क्या करें साहब आपको मना कर देते हैं कि अभी नहीं, अभी तो बेसिकली आप बेसिक जो बुक हम लोग का है ना वही आप यूज करो। क्यों मना कर देते हैं? ऐसा नहीं कि उनके पढ़ाने में वो कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके पढ़ाने में वही कॉन्सेप्ट है। साहब कॉन्सेप्ट हमारी लिमिटेड होती है, इतना आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट हमारी लिमिटेड होती है। बस उस कॉन्सेप्ट पे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को हमें समझना पड़ेगा। तो कहते क्या कि उसमें क्या होता है कि लैंग्वेज टफ हो जाता है, और लैंग्वेज टफ होने के कारण क्वेश्चन नहीं समझ में आता। लेकिन जब उसको कोई अगर समझाता है कि हाँ देखो वो ये कह रहा है और ये कह रहा है, उसका नाम अजीब गरीब होते हैं साहब, हम लोग नाम शाम लेते हैं, वो सब पता नहीं क्या ले लेते हैं, इंग्लिश में आता है नहीं हमको, तो ऐसा कुछ होता है तो दिक्कत हो जाती है। वैसे ही अगर वो समझा दिया जाए आपको, हाँ डिक्टेट कर दिया जाए वो ऐसे है, तो आप उसमें मेरे को 100% बना लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है साहब। वैसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए उसको समझना जरूरी है। कैसे? देखो कहता है क्या कि मान लीजिए एक एल्यूमिनियम का सब्सटेंस जिसका मास 8 kg दिया हुआ है और उसे स्पेसिफिक हीट गिवन है। कह रहे हैं ड्रिल मशीन से उसको क्या किया, ड्रिल करा जा रहा है। तो ड्यूरिंग द ड्रिलिंग 2.5 मिनट तक हम लोग ड्रिल करते हैं, और उस दौरान क्या करता है साहब कि 50% ऑफ द जो पावर है वो ड्रिल मशीन का वो बेसिकली उस ड्रिल मशीन में लॉस हो जा रहा है। मतलब उसी ड्रिल मशीन की टेम्परेचर इंक्रीज या उसमें लॉस चली जा रही है। हमें ड्रिल मशीन को कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि जो एल्यूमिनियम सब्सटेंस है 2.5 मिनट तक जो उसको ड्रिल किया गया है, तो उस दौरान उसकी टेम्परेचर कितने से चेंज हो गई होगी। मतलब अभी उसका 10 डिग्री होगा तो इतना अमाउंट 2.5 मिनट में उसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा ये पूछा जाए। लेकिन यहाँ पे चेंज पूछा जा रहा है, मतलब आपको डेल्टा टी ही फाइंड आउट करना है। यू शुड हैव टू फाइंड द डेल्टा टी, है ना। तो कहते ठीक है चलो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे साहब? तो सबसे पहले तो हम लोग ड्रिल मशीन के बारे में देख ले कि ड्रिल मशीन बोल क्या रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो पावर है गिवन है 10 किलोवाट, तो पावर बेसिकली क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि ये 2.5 सेकेंड में कितना एनर्जी डिलीवर किया, तो एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इनटू टाइम। अरे बोलो, है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि एनर्जी डिलीवर्ड बाय द ड्रिल मशीन इन कितना देर आओ बोलो, इन 2.5 मिनट। मतलब 2.5 मिनट में कितना एनर्जी डिलीवर कर दिया, तो 2.5 मिनट में कितना एनर्जी डिलीवर कर दिया साहब बोलो। एनर्जी में पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है इसका ड्रिल मशीन का 10 किलोवाट, तो 10 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू वाट, वाट क्या होगा जूल पर सेकेंड, इनटू टाइम को किसमें रखना पड़ेगा सेकंड। तो इतना बराबर हो जाएगा 2.5 मिनट 6 दूना 12 3 15 150 सेकंड हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या कर दो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको क्या मिल जाएगा इतना, ये जूल में दिया होगा ना, ये तो जूल में ही आ जाएगा, जूल आ गया। ये आपको देख लो जो भी आया देख लो 150 इंटू 10 टू द पावर 4 ये जूल आ गया।
अब क्या चाहते हैं कि साथ 50% एनर्जी क्या करनी है, लूज करना है। तो अब पावर या एनर्जी गेन by the aluminum substance. एल्यूमिनियम सब्सटेंस ने कितना एनर्जी लिया, इतना नहीं, इसका 50%, तो इसका 50% मतलब एनर्जी जो गेन होगा वो कितना होगा बाबू, तो 0.5, 50% यही इनटू जो टोटल एनर्जी थी मिली इसको, तो 150 इंटू 10⁴, ये क्या नहीं जूल मिला, तो ये हो जाएगा मतलब 1/2 150 का दिया 75, 75 इंटू 10⁴, ये इतना जूल, ये किसको मिला था, इस एल्यूमिनियम सब्सटेंस को मिला। तो इतनी एनर्जी मिली गई, तो यही क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो गया। अरे यार इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही क्या हो गया, उसको मिला। अब इतनी एनर्जी मिलने से उसके स्पेसिफिक पता है साथ उसको कितना टेम्परेचर हुआ होगा, क्या बता सकते हो, हाँ बता सकते हो। देखो चूंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा क्यू बराबर एमसी डेल्टा टी, अरे देखो तो 75 इंटू 10⁴ बराबर एम की वैल्यू 8, क्या 8 9 8000, कितना 8000 इंटू सी 0.91 into delta t. From here you will get delta t. So delta t बराबर what? You can get answer by simply dividing this. Okay, very simple. और टफ था एक क्वेश्चन देखने में टफ लगा था, क्यों? क्योंकि साहब आप पढ़े नहीं, क्योंकि साहब आप ध्यान नहीं दिए, क्योंकि साहब आप प्रयास ही नहीं किए। सोचना पड़ेगा साहब, नहीं सोचिएगा तो फिजिक्स नहीं बन पाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप पहले समझने का प्रयास कीजिए, फिर सोचिए कि आखिर क्या था, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो ऐसे आपका काम चल जाएगा, है ना। तब आप जरूरत करें तो हम पानी पी के आ जाओ, प्यास लगती थोड़ा ज्यादा।